गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पद्य खंड के 2 पाठों के शब्दार्थ पर कुछ बातें की थी, तो आज भी हम लोग वही करेंगे। आज हम लोग गद्य खंड के जो 2 पाठ हैं उनमें से कुछ शब्द सीखेंगे या लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। मैंने कुछ लिख के रखा है। पहला है स्वैच्छिक। उसमें एक जगह है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। तो स्वैच्छिक अपनी इच्छा से किया गया कोई कार्य अगर हम अपनी इच्छा से करते हैं तो उसे स्वैच्छिक कहते हैं। स्व जोड़ ऐच्छिक, ठीक है। इसको सीधे ऐच्छिक भी कह सकते हैं, लेकिन स्वैच्छिक भी बात एक ही हुआ। अपनी इच्छा से किया गया। समकालीन, उसी दौर में होने वाले, जैसे समकालीन कहानीकारों या कहानियों के दौर में ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो मतलब उसी समय में, समकाल, उसी काल में जो चीज़ें हुई उनके लिए प्रयोग होता है समकालीन। चितेरे, चित्रण करने वाले, चित्र बनाने वाले को चितेरा कहा जाता है। तो यहाँ शब्दों से भी चित्र बना रहे हैं लोग, जो वर्णन करते हैं ऐसा जिससे कि आपको लगे कि आपके सामने वो घटना हो रही है। तो इसलिए लिखने वाले को भी चितेरा कहते हैं। तो चितेरे का मतलब हुआ चित्रण करने वाले, किसी चीज़ को चित्रित करने वाले। प्रतिकार, प्रतिकार का अर्थ होता है विरोध। तेज बारिश होने लगी है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी शायद। किस्सा गोई, कहानी सुनाने की कला को किस्सा गोई कहते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। किस्सा गो कहा जाता है जो लोग कहानियाँ सुनाते हैं। ये एक तरह का आर्ट होता है जो आजकल खूब चला हुआ है कि आप जो किताबें पढ़ते हैं उसको कोई आपको बोल के सुना रहा है रुचिकर ढंग से, एकदम जैसे लग रहा हो कि आपके सामने कोई फिल्म चल रही है। इस तरह से वो आवाज़ में उतार चढ़ाव के साथ उसको बोल के सुनाते हैं। तो उसी कला को किस्सा गोई कहते हैं। यहाँ लिखने में भी वह कला इस्तेमाल होती है। इस तरह से लिखी जाए बात को कि लगे कि आपके सामने वो घटना हो रही है। तो किस्सा सुनाने के तरीके से लिखना, तो उसको किस्सा गोई कहेंगे। आगे चलते हैं। ये जो भी शब्द है ये नेताजी का चश्मा पाठ से मैंने लिया है। उसमें शायद शब्द संपदा करके कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मैंने पाठ के भीतर से जो शब्द मुझे लगे उनको उठा लिया। अब एक उसमें है वाचिक परंपरा। वाचिक परंपरा, बोलकर कहने की परंपरा। मतलब किसी बात को, जैसे किस्सा गोई से ही मिलता जुलता इसका अर्थ आप समझिए। बोलकर कहने की परंपरा को ही वाचिक परंपरा कहेंगे। वाचन से वाचिक हुआ। उसके बाद है, इसको मैं लिख देता हूँ। तो बातें लिखने का भी एक तरीका होता है। इसमें आपको लगे कि कोई आपसे बात कर रहा है, बोलकर आपको सुना रहा है। इसी संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद है कस्बा। छोटे शहर को कस्बा कहते हैं। मतलब ये गांव और शहर के बीच का चीज होता है। जैसे आपका पूसा रोड है, इसको कस्बा कहेंगे। सॉरी, मैंने इधर लिख के रखा है। बजट, ये अक्सर हम सुनते हैं बजट,
तो इसका कोई अर्थ ऐसे आप सीधा सीधा सोचेंगे तो नहीं सामने आएगा। आप उस चीज़ को समझते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा अगर कोई पूछे तो आप थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो मैंने एक इसका ये किया, किसी काम के लिए सीमित पैसों का आवंटन, या रुपयों का आवंटन या रुपए खर्च करने की सीमा कह लीजिए उसको, किसी काम के लिए। ये समझने के लिए बस मैंने लिखा है। उसके बाद एक शब्द है ऊहापोह। इसका अर्थ होता है असमंजस या दुविधा। या दुविधा भी इसको कह सकते हैं आप, दुविधा। ठीक है। या पैसे खर्च करने की सीमा भी उसको आप समझ सकते हैं। ऊहापोह का हो गया असमंजस या दुविधा। फिर है बस्ट। छाती के ऊपर तक की मूर्ति। मैं ऐसे अर्थ लिख रहा हूँ जो आपको आपके समझ में आ जाए। यहाँ तक ये जो 2 बटन होता है शर्ट का, वहाँ से ऊपर की जो मूर्ति होती है उसको बस्ट कहते हैं। उसके बाद है कमसिन। कमसिन का अर्थ होता है सुकुमार या कोमल या कम उम्र का। या की मतलब सुकुमार से दिखने वाला, कम उम्र का दिखने वाला व्यक्ति जो है उसको कमसिन कहा जाता है, या कम उम्र की दिखने वाली महिला को कमसिन कहा जाता है। ज़्यादातर टीन एज को कहा जाता है कमसिन। इसके बाद है कसर। अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। वाचिक परंपरा हो गया बोलकर कहने की परंपरा। कस्बा हो गया छोटा शहर। बजट हो गया किसी काम के लिए सीमित पैसों का आवंटन या रुपए खर्च करने की सीमा निर्धारित करना, यही हुआ बजट बनाना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या किसी काम के लिए रुपये खर्च करने की सीमा का निर्धारण। ये बजट का लिख रहा हूँ मैं। किसी काम को खर्च करने के लिए रुपए खर्च करने की सीमा का निर्धारण कि इतने पैसों में ये काम करना है। ठीक है।
बजट हो गया ऊहापोह असमंजस या दुविधा, बस छाती के ऊपर तक की मूर्ति, कमसिन, सुकुमार, कोमल या कम उम्र का। उसके बाद है कसर, कमी का अर्थ हुआ। ये बोलते हैं कोई कसर नहीं होना चाहिए इस काम में। उसके बाद है दुर्दमनीय, दुर्दमनीय, जिसका दमन करना मुश्किल हो, जिसको दबाना मुश्किल हो। दबाने से यहाँ मतलब है झुकाना या उसको नीचे कर देना, इस तरह का। दबाने का मतलब जैसे आप किसी चीज़ को दबा देते हैं वैसा नहीं। इच्छा दबाने से के संबंध में यहाँ कहा गया है दुर्दमनीय। दरकार अगला शब्द है। दरकार, जरूरत, आवश्यकता। मैम देखिए तो एक बार बोर्ड दिख रहा है पूरा, बोर्ड पूरा दिख रहा है, हाँ, साफ साफ। दरकार का मतलब हो गया जरूरत या आवश्यकता। द्रवित, द्रव का मतलब होता है लिक्विड, जिसको कहते हैं द्रवित, पिघला हुआ। लेकिन यहाँ जो इस्तेमाल हुआ होगा वो द्रवित कर देने वाली बात, मतलब पिघला देने वाली बात के अर्थ में हुआ है ये। मैं लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ ही लिख देता हूँ, आप जब उसको वाक्य में पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। कौतुक, कौतुक एक खेल खेल वाली जो भावना होती है, खेल वाली खुशी होती है, उसको कौतुक कौतुक कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं उत्साहपूर्ण खुशी या प्रसन्नता। उत्साहपूर्ण प्रसन्नता, ठीक है। ये हो गया कौतुक। प्रफुल्लता, प्रफुल्लता, प्रफुल्लता बोलते हैं बहुत खुशी होने को। बहुत प्रसन्नता, एक होता है आप सीधा खुश होते हैं किसी चीज़ को देख के, किसी चीज़ को करके। एक होता है अंदर से एकदम खुश हो जाएंगे, आपको सब कुछ हल्का हल्का आपका शरीर महसूस होगा, लगेगा कि कुछ कमाल का किया है। वैसी स्थिति में ये प्रफुल्लित होना या प्रफुल्लता कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं।
प्रफुल्लता हो गया। अब है हृदय स्थली। हृदय स्थली, हृदय स्थली बोलते हैं शरीर के इस भाग को हृदय स्थल ऐसे बोलते हैं। लेकिन जो किसी जगह के बारे में अगर बात होती है तो कहने का अर्थ कि वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जगह, जैसे मुजफ्फरपुर की हृदय स्थली क्या है तो कल्याणी चौक। किसी संदर्भ में बात अगर व्यापारिक दृष्टि से बात हो रही है तो कल्याणी चौक को कहेंगे, किसी और संबंध में होगा तो और कुछ कहेंगे। तो उसी तरह से जैसे दिल्ली की हृदय स्थली क्या है तो कनॉट प्लेस। तो सबसे महत्वपूर्ण जगह के लिए इसका प्रयोग हुआ है। महत्वपूर्ण स्थान, ठीक है। उसके बाद है विविध। विविध का मतलब होता है अनेक, अनेक प्रकार के कह सकते हैं। कई बार विविध का प्रयोग सिर्फ अनेक के लिए होता है। विविध विधि मतलब अनेक तरह की विधियां, विविध शैली, तो अनेक प्रकार के ही लिखते हैं। अनेक प्रकार के, ठीक है। चेतना, चेतना बोलते हैं जो हमारा होश हवास जिसको बोलते हैं। तो इसका कई अर्थों में प्रयोग होता है, कई तरह से प्रयोग होता है। तो इसके लिए हम अर्थ लिखेंगे, एक तो होश, जागरूक, अवेयर जिसको कहेंगे या अवेयरनेस, जागरूक, जागरूकता होगा। जागरूक तो चैतन्य को कहेंगे, जो जीवित हो, जो एक्टिव हो, जो क्रियाशील हो दिमागी रूप से। अब है युगानुरूप। युगानुरूप समय के अनुसार। युग मतलब समय भी होता है, उस एक कालखंड। समय मतलब 1 बजे 2 बजे वाला नहीं, या एक कालखंड को युग कहते हैं। एक समय के बड़े से टुकड़े को युग कहते हैं, जिसमें कई साल होते हैं। तो वो जो समय चल रहा होता है उसको एक युग कहते हैं, कि आजकल इसका युग चल रहा है या ऐसा युग चल रहा है। तो उसके अनुरूप या उसके अनुसार, तो समय के अनुसार या कालखंड के अनुसार। कालखंड के अनुसार, ठीक है। दो और शब्द हैं, इसको मिटा ही देता हूँ मैं इस पाठ में। और आपको पता है मैं अगर ये सब लिखवा रहा हूँ तो इसको आपको याद भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। मैं किसी न किसी तरह ये चेक कर ही लूँगा। विशिष्ट शैलीकार। विशिष्ट
शैलीकार। विशेष प्रकार की शैली वाले। शैली का मतलब होता है तरीका, किसी चीज़ को करने का, किसी चीज़ को कहने का, लिखने का। तो जिनकी शैली विशिष्ट तरीके की, विशिष्ट प्रकार की हो, उसको विशिष्ट शैलीकार कहेंगे। विलक्षण, अद्भुत या, अब अंत नहीं देते हैं लोग, अद्भुत या चमत्कारी कह सकते हैं। चमत्कारिक, जिससे आप चमत्कृत हो जाए देख के, अरे ये तो गजब है, इस तरह का। मिराकुलस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में संभवतः। ये आपका जो नेताजी का चश्मा है उससे मैंने लिया इतने सारे शब्द। अब चलते हैं बाल गोविंद भगत की ओर, थोड़ा ही समय भी बचा है। इसमें से कुछ शब्द लेते हैं। कमली, कंबल, अब पंजाबी वाला कमली मत समझ लेना, उसका मतलब पगली होता है। रोपनी, मतलब किसी चीज को रोपना, फसल लगाना, जमीन में लगाना। ये सिर्फ धान के लिए ही नहीं है, हालांकि धान ही पौधा लगाया जाता है इसलिए उसी के लिए प्रयोग होता है, तो धान की रोपाई इसमें लिखा हुआ है। कलेवा, इसमें लिखा हुआ है सुबह का जलपान, लेकिन मेरा मानना है कि इसका मतलब होता है दोपहर का भोजन। सुबह का जलपान करके ही किसान आते हैं, या नहीं भी बहुत भोर में आते होंगे तो नहीं आते होंगे, लेकिन कलेवा मेरी जानकारी में दोपहर के खाने को ही कहते हैं, लंच को। अधरतिया आप समझते हैं। खंजड़ी, डफली जैसा एक वाद्य यंत्र जिसमें
मंजीरे भी लगे होते हैं, छोटे छोटे भी लिख देता हूँ मैं, छोटे छोटे मंजीरे भी लगे होते हैं। ये आपको कहाँ दिखेगा ये भी मैं बता देता हूँ। ट्रेन को गुजर जाने दीजिए। डफली जैसा एक वाद्य यंत्र जिसमें छोटे छोटे मंजीरे भी लगे होते हैं। मंजीरे मैं अभी समझाता हूँ। झाल आप सबने देखा होगा, झाल का ही समझ लीजिए कि छोटा रूप होता है, मतलब उसी झाल को ही मंजीरा कहते हैं। तो यहाँ जो लगा होता है ये छोटा छोटा प्लेट जैसा उसमें लगा होता है। ये आप कहाँ देखेंगे, ये कीर्तन वगैरह जब होता है, कोई सुंदरकांड या ऐसा कुछ होता हो अगर, तो उसमें जो हारमोनियम तबला ये सब होता है उसके साथ एक आदमी बैठा रहता है जो एक गोल सा छोटी सी डफली जैसा एक वाद्य यंत्र होता है, उसी में लगा होता है छोटा छोटा झाल। उसको ऐसे हाथ पर पटक पटक के बजाते हैं तो झुन 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 आवाज़ भी आती है उसमें से। तो वही हुआ खंजड़ी। उसका एक प्रकार होता है और जिसमें चिमटा जैसा होता है वो, और उसमें बहुत सारे मंजीरे लगे होते हैं। उसको ऐसे ऐसे करके बजाते हैं दोनों हाथ से पकड़ के। वो साधु संत लोग ज़्यादा रखते हैं, फकीर लोग। वो भी एक तरह का खंजड़ी ही है मान लीजिए। निस्तब्धता मतलब सन्नाटा, निस्तब्धता मतलब कहीं कोई आवाज़ नहीं, एकदम सन्नाटा, उसको बोलते हैं निस्तब्धता, सन्नाटा। लोही, प्रातःकाल जो सूर्योदय से पहले जो आसमान लाल सा दिखने लगता है, एक लालिमा सी छा जाती है पूरे आसमान में, उसको कहते हैं प्रातः या सूर्योदय से पहले दिखने वाली लालिमा। एक बार देख लीजिए कितना टाइम हो गया उसमें। ठीक, सूर्योदय से पहले दिखने वाली लालिमा। कुहासा आप लोग जानते हैं, आवृत मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, ढका हुआ। कुश घास होता है, सो आपको पता ही है, सब पता ही है, तो मैं लिखूंगा क्या, लिख ही देता हूँ। आवृत ढका हुआ, चारों तरफ से जब ढका हुआ हो उसको आवृत कहेंगे। जी मैम, ठीक है, जाइए। बोदा, मंद बुद्धि कह लीजिए तो। संबल, संबल सहारा कह सकते हैं इसको, ताकत।
देने वाली शक्ति कह लीजिए, शक्ति, सहारा देने वाली शक्ति या ताकत, सहारा देने वाला ताकत वाली ताकत। तो तुम मेरे संबल हो, मतलब मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुम मुझे सहारा दोगे किसी काम में। चलिए इतना ही रखते हैं आज, मैं बाद में मिटा लूँगा। धन्यवाद।